नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और यह चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि 2 राज्यों में जहां चुनाव संपन्न हो गए, जनादेश मिल गया, तो वहां पर अब नई सरकार के गठन की तैयारी है। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है और हरियाणा में भी जबरदस्त तैयारी चल रही है, तो इन दोनों राज्यों के बारे में बात करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है, और हो भी क्यों नहीं, जहां राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर तो आरोप थे ही और हैं ही, और सिद्धारमैया की पत्नी ने तो जमीन लौटाने की बात कही ही थी। अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके परिवार को मिली जमीन का जो मामला था, जो विवाद था, उसमें भी उनके परिवार ने कहा है कि वो जमीन को लौटाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी अपने इन 2 बड़े नेताओं के फंसने की वजह से बुरी तरह से घिर गई है। विपक्ष हमलावर है। इस पर खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार भूख हड़ताल पर हैं, अनशन पर हैं। 10वें दिन उनका अनशन जारी है। डॉक्टरों की हालत बिगड़ रही है और ममता बनर्जी और उनकी सरकार फेस्टिव मोड में है। उत्सव के मूड में वो दुर्गा पूजा मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों को उनकी मांग को अनसुना कर रहे हैं। हालात बिगड़ रहे हैं। अब देश भर के डॉक्टरों ने भी कहा है कि हम भी उनके समर्थन में काम को रोक रहे हैं। तो ये इस पर भी बात करेंगे, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। कनाडा में एक मामले से जुड़ी जांच के दायरे में भारतीय उच्चायुक्त समेत अन्य भारतीय राजनयिकों को शामिल करने के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ने दर्ज की कड़ी आपत्ति। कहा, कई बार मांगने के बाद भी कनाडा में नहीं दिए सबूत। कनाडा के पीएम ट्रूडो का भारत विरोधी रवैया जग जाहिर। जल जीवन मिशन में अनियमितता को लेकर झारखंड में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के घर पर उनके करीबियों और आईएएस सहित कई अन्य के 20 ठिकानों पर ईडी की रेड। मंत्री के भाई विनय ठाकुर, निजी सचिव हरेंद्र सिंह के घर सहित कई विभागीय इंजीनियर्स के यहां छापेमारी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में फिर भड़की हिंसा। दंगाइयों ने कई वाहनों को किया आग के हवाले। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी से की बात। जरूरत पड़ने पर लखनऊ से भेजे जाएंगे वरिष्ठ अधिकारी। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों का आमरण अनशन जारी। आज पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव करेंगे हड़ताली डॉक्टरों से बातचीत। कल आईएमए करेगा देश भर में 1 दिन का उपवास। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बाद अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अथॉरिटी से मिली जमीन वापस करने की लगाई अर्जी। बीजेपी का आरोप, भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार से घबरा गई कांग्रेस। अगर डील सही था तो वापसी क्यों? क्यों खड़गे ने बीजेपी को कहा आतंकी संगठन? और क्यों किसान नेता चढ़ूनी ने कहा थाली में सजाकर हमने मुद्दा दिया, लेकिन कांग्रेस वोट बदलने में रही नाकाम। और पुणे से मुंबई क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा शुभम लोणकर। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के दोनों गिरफ्तार आरोपियों को शुभम ने पुणे में दी थी शरण। तो ये थे इस वक्त की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कि जो 2 राज्यों जहां पर चुनाव हो गए, जनादेश सामने आ गया, उन दोनों राज्यों में नई सरकार के गठन की तैयारी क्या चल रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में ताजपोशी को लेकर सियासी हलचल तेज है। जम्मू कश्मीर की बात पहले अगर करें तो केंद्र सरकार ने वहां से राष्ट्रपति शासन वापस ले लिया है। करीब 5 साल के बाद यह राष्ट्रपति शासन वापस लिया गया है। ओमर अब्दुल्ला सरकार के मंत्रिमंडल को लेकर कयास जारी है, क्योंकि उनका मुख्यमंत्री बनना तो तय माना जा रहा है, बल्कि उनको विधायक दल का नेता चुन भी लिया गया है, तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उनकी सरकार का स्वरूप क्या होगा, इसको लेकर कयास जारी है। अब बात हरियाणा की करते हैं, जहां ऑब्जर्वर के रूप में गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भेजे जा रहे हैं। तो हरियाणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त तैयारी है, क्योंकि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव वहां पर पर्यवेक्षक बनकर जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में हरियाणा में जो कांग्रेस की हार है, उसको लेकर कांग्रेस लगातार माथापच्ची कर रही है।
पहले तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना चाहा, बैटरी का प्रतिशत गिनाने लगी कांग्रेस, लेकिन अब जो है कांग्रेस लगता है कि सही मंथन पर असली बात पर आ रही है। तो इसमें बात जो कुछ निकलकर सामने आ रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा पर अब कांग्रेस के ही कई नेता लगातार निशाना साध रहे हैं कि हार कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा और उनके कैंप की वजह से हुई। और जरा भूपेंद्र हुड्डा की जो सरकार पहले रही है उसका जरा इतिहास देख लीजिए। भ्रष्टाचार के कितने आरोप लगे थे, जमीन घोटाले से लेकर तमाम मुद्दे। भूपेंद्र हुड्डा सरकार जब वहां पर 10 साल पहले 2014 तक थी तो उन पर बहुत सारे आरोप थे। और साथ ही भूपेंद्र हुड्डा सरकार में चाहे मिर्चपुर हत्याकांड की बात कर लीजिए या तमाम इस तरह की घटनाएं थी, जो जातीय संघर्ष था उसको लेकर के कई घटनाओं को लेकर के भूपेंद्र हुड्डा सरकार पर गंभीर सवाल हैं। तो अब यह माना जा रहा है कि हुड्डा सरकार की जो वहां पर छवि रही, जो पूर्ववर्ती भूपेंद्र हुड्डा सरकार थी, उसने कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका निभाई है। इस बीच नायब सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हरियाणा की जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि आने वाले समय में हम नई सरकार बनाएंगे। जो ऑब्जर्वर आए हैं आदरणीय अमित शाह जी, भारत के गृह मंत्री, और हमारे मोहन यादव जी, केंद्र ने उनको ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया है। 16 तारीख को सभी हमारे लेजिस्लेटिव मेंबर्स उनके साथ मीटिंग होगा। मीटिंग के बाद सारा शपथ ग्रहण का 17 तारीख को कार्यक्रम होगा। आज कामाख्या माँ के चरणों में मुझे आने का, शीश नवाने का अवसर मिला है और मैं पुनः हरियाणा वासियों को इतना बड़ा मैंडेट जो दिया है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त लोगों ने किया है, मैं उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। तो हरियाणा में तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ उधर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आने वाले 2-3 दिनों में हम सरकार बना लेंगे और इस पर बातचीत चल रही है। सेंट्रल रूल है, यूनियन टेरिटरी है और गवर्नर साहब को एक अपने कागज तैयार करके पहले राष्ट्रपति भवन भेजने हैं। राष्ट्रपति भवन से वो फिर होम मिनिस्ट्री में जाते हैं। होम मिनिस्ट्री अपना उसमें प्रोसीजर करके वो जो उनको अपनी कागजी कार्रवाई करनी होती है वो सारा करके वापस आ जाता है। तो फिलहाल हमें ये कहा गया है कि इसमें 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि अगर ये सारा जल्दी हो जाता है तो वेडनेसडे को हम ओथ सेरेमनी यहां कर लेंगे। और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा है कि केंद्र सरकार उनके साथ है और हम इस पर मिलकर काम करेंगे और जम्मू कश्मीर को विकास में पूरा साथ देंगे। उमर अब्दुल्ला ने अपनी इंटेंट स्पष्ट कर दी है कि वो सेंटर के साथ में मिलकर जम्मू कश्मीर का विकास करना चाहते हैं, जम्मू और कश्मीर दोनों को रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। और उन्होंने शब्द एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑनरेबल मैन उन्होंने कई इंटरव्यूज में कहा है और उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि इट विल बी फूलिश टू थिंक दैट वी कैन गेट आर्टिकल 370 बैक। इन सब से यही दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर की जो आने वाली सरकार बनने वाली है वो क्लोज कोऑपरेशन विद सेंटर के साथ में काम करेगी और जम्मू कश्मीर के विकास को आगे ले जाएगी। हमारा मकसद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का है, जिसकी बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमेशा से करते आए हैं। तो दोनों राज्यों में नई सरकार के गठन की तैयारी चल रही है, जबरदस्त उत्साह है और क्या कुछ माहौल है, किन बातों पर मंथन हो रही है, इसे पर बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर से ग्राउंड जीरो से शब्बीर डार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शब्बीर डार से हम जानकारी लेंगे कि वहां क्या कुछ चल रहा है और साथ में नीरज सिंह दिल्ली में हमारे न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं और लंबे समय तक लगभग पूरे इलेक्शन में हरियाणा में वो रहे हैं, तो हरियाणा की अच्छी जानकारी दे सकते हैं हमें। मैं पहले शुरुआत शब्बीर आपसे कर रहा हूं। जिस तरह से कि वहां प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, गवर्नर रूल अब हटा लिया गया, शब्बीर सरकार के गठन की तैयारी चल रही है। उमर अब्दुल्ला को काफी टाइम मिल गया, काफी वक्त मिल गया, पूरा जुगाड़ उन्होंने कर लिया कि कांग्रेस अगर रहे तो ठीक है, ना रहे तो भी ठीक है, लेकिन उनको समर्थन मिल गया निर्दलियों का, उनको समर्थन मिल गया आम आदमी पार्टी के एमएलए का। अब जाकर के क्या लग रहा है, कुछ वहां चर्चा चल रही है, कुछ वहां पर अटकलें, कुछ कयास चल रहे हैं कि किसको क्या मिलने वाला है, क्या कोई डिप्टी सीएम भी होगा क्या? देखिए, एक चीज तो तय है कि उमर अब्दुल्ला जो है यूनियन टेरिटरी के पहले चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं और ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है, जो जैसा कि अभी आप उमर अब्दुल्ला का इंटरव्यू चला रहे थे तो वो बोल रहे हैं कि वेडनेसडे को है, तो वही भी लग रहा है कि अभी जो सेंट्रल रूल जो उसका कल रिवोकेशन हो गया है
तो जाहिर सी बात है कि अब जो है पूरी तैयारियां जो है हमने देखी हैं कि जो ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में भी काफ़ी तैयारियां हो रही हैं कि वेन्यू को शायद ये जो है उमर अब्दुल्ला को और की वो टेकिंग सेरेमनी होगी। और जैसा कि हम पहले जानते हैं कि डिलिमिटेशन जो यहाँ पे एक्ट है उसके तहत जो है जम्मू कश्मीर में, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में कुल मिला के चीफ मिनिस्टर को लेके 9 जो है जो कैबिनेट होगी, 9 मिनिस्टर्स की कैबिनेट होगी। तो उसमें ये अभी जो डिस्कशन चल रही है सियासी सर्कलों में कि एक तो जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा वो जो शेयर मिलेगा, लेकिन जो उनको सहयोगी है, जो उनका ट्रिपल अलायंस पार्टनर है कांग्रेस, उनको भी वो साथ लेके चलेंगे। तो एक दो मिनिस्टर जो सीनियर मिनिस्टर्स हो कांग्रेस को भी मिलेंगे और बाकी जो सारा जो मंत्रिमंडल है वो उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल में रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगा। तो अभी जो है इस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोजीशन है वो बड़ी मुस्तकिम है, क्योंकि इंडिपेंडेंस का भी उनको जो काफी सहयोग मिला है। तो कांग्रेस को अपने साथ लेने का उनका अब ये है, क्योंकि ट्रिपल अलायंस था, तो एक इंडिया अलायंस का जो उनका मैं लौटता हूँ आपके पास शबीर, लौटता हूँ शबीर, मैं नीरज के पास चलता हूँ। नीरज, जिस तरह से कि हरियाणा में पूरी कवायद चली, जनादेश आ गया, अब नई सरकार की गठन, भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तैयारी कर रही है। जानते ही हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद पर्यवेक्षक बन के जा रहे हैं, मोहन सिंह यादव जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के सीएम। लेकिन इन सब के बीच दूसरा जो कैंप है नीरज, उसमें क्या चल रहा है? क्योंकि हमने देखा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो शुरुआती तौर पर तो ये कहती रही ईवीएम है, कहीं बैटरी का प्रतिशत बताती रही, इसमें इतना प्रतिशत था, इसमें इतना प्रतिशत था, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि कांग्रेस जो है वो सही मुद्दे पर लौटी अपने मंथन में। और अब जो है ज्यादातर नेता हुड्डा कैंप को, और हुड्डा जी की जो पिछली सरकार उनकी रही है, जिसमें खासतौर पर 2 मुद्दे, भ्रष्टाचार और जातीय संघर्ष, उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसी पर वहां पर कांग्रेस कैंप में मंथन है नीरज। देखिए, बिल्कुल मंथन है, और इससे एक और बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि हुड्डा ग्रुप के द्वारा एक सर्वे कराया गया था, और ये कह सकते हैं कि वो छद्म सर्वे था, जिसमें हुड्डा ग्रुप को, या कहें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया था, और वही सर्वे कांग्रेस आला कमान के सामने पेश किया गया था, वही सर्वे वेणुगोपाल के सामने पेश किया गया था। और जब मीटिंग हुई इसको लेकर, तो वही सर्वे हुड्डा के पास था, वही राहुल गांधी के पास था, और वही वेणुगोपाल के पास था। और इसके साथ साथ मीडिया में भी इस तरीके से कह सकते हैं कि खबरें चलवाई गई कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है, और जो हुड्डा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, भारी बहुमत के साथ वापसी कर रहे हैं। तो ये एक छद्म कह सकते हैं कि सर्वे करवाया गया था, और उसी सर्वे के आधार पर मीडिया में खबरें भी चलवाई गई थी। मीडिया में आपने देखा भी था कि तमाम जो एग्जिट पोल थे किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वहां पर दिखा रहे थे, और खासतौर से 50, 60, 70 सीटें तक कांग्रेस पार्टी की दिखा रहे थे। लेकिन जब चुनावी परिणाम निकलकर सामने आए तो अपोजिट, बिल्कुल जो एग्जिट पोल था उसके बिल्कुल अपोजिट हुआ। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से वहां पर कैंपेन किया था, और हुड्डा सरकार की जो पिछली कमियां रही थी हरियाणा के अंदर, उन कमियों को उजागर किया था। दूसरी आप अगर देखें कि जिस तरीके से हुड्डा ने वहां पर कैंपेन किया था, कुमारी सैलजा वाला प्रकरण हुआ, इसके अलावा अशोक तंवर वाला जो प्रकरण हुआ, तो ये बताता था कि कांग्रेस पार्टी अंदर खाने जो एक दूसरे की खींचातान है वो वहां पर मची हुई थी। और निश्चित तौर पर अब सभी लोग, तमाम लोग आक्रोशित है ना, हुड्डा ग्रुप के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कांग्रेस पार्टी की तिलांजलि दे दी, गलत जानकारी आलाकमान तक पहुंचाई। बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ी बात कह रहे हैं। जो सर्वे वाली बात है वो तो बड़ी है कि पहले उसको करवाया, फिर उसको जो है काफी उसका नैरेटिव बनाया। लेकिन शबीर, सबसे ज्यादा चर्चा और लोगों की नजर इस पर है कि क्या जम्मू को डिप्टी सीएम मिलेगा क्या, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, क्या जम्मू को डिप्टी सीएम मिल सकता है? इसकी कोई चर्चा वहां पर? देखिए, ये तो बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल सत्य ये है कि मिलना चाहिए, लेकिन क्या मिल पाएगा, क्योंकि 9 मेंबर्स का कैबिनेट होगा, और यूनियन टेरिटरी में यूजुअली हमने देखा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर यूजुअली अगर 2 सहयोगों का कांग्रेस का उस लेवल का भी वहाँ पे प्रदर्शन नहीं रहा जम्मू में, लेकिन अब जो इंडिपेंडेंट्स आए हैं वो सहयोग दे रहे हैं, और उनको शायद मंत्रिमंडल में उनको जगह दी जाएगी। अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसका होगा, जाहिर सी बात है, तो ये कांग्रेस का होना चाहिए। लेकिन इस पे अभी यहाँ पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में अभी डिस्कशन जारी है। अभी क्लियर नहीं है कि
ये डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे बिल्कुल होगा। ठीक है, मैं आपके पास अपडेट के लिए जानकारी लेता ही रहूंगा वहां जो कुछ भी होगा। नीरज, आपसे एक छोटी सी टिप्पणी जरूर। अब जरा विनर कैंप पर आ जाइए। ये जो नायब सिंह सैनी की सरकार है, ये माना जा रहा है कि लगभग ये तय है कि नायब सिंह सैनी ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। सरकार के स्वरूप को लेकर किसी तरह की कोई अटकलें, कोई चर्चा? देखिए, कई तरह की चर्चा है और नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये पहले से ही तय है। आपने देखा होगा कि जेपी नड्डा और खुद अमित शाह ने वहाँ पर चुनावी रैली करी थी, तो उनमें इस बात का जिक्र किया था कि ये चुनाव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और परिणाम के बाद उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है। हाँ, कई सारे कयास और कई सारी चर्चाएं चल रही हैं, क्या हरियाणा के अंदर 2 उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के तमाम 36 बिरादरी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है और बड़ी संख्या में जो सीटें वहां से निकल कर आई हैं। खासतौर से अगर आप देखें कि दक्षिण हरियाणा से जो सीटें निकल कर आई हैं उसमें राव इंद्रजीत सिंह का बड़ा एक रोल रहा है। तो क्या दक्षिण हरियाणा से बड़ी संख्या में जो मंत्री हैं वो बनाए जाएंगे? लेकिन इतना जरूर है, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना था, खुद हमारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि सभी वर्गों को साथ कर, बुजुर्ग भी होंगे, युवा भी होंगे और महिलाएं भी होंगे, और समस्त बिरादरियों का जो प्रतिनिधित्व है वो मंत्रिमंडल में संतुलन की तो जरूरत है। क्योंकि देखिए, जिस तरह की अक्रॉस दी जिसको कहते हैं क्लास, सारी क्लास से भारतीय जनता पार्टी को समय। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से जोड़िए। हाँ बिल्कुल, मैं ये कह दूं 17 तारीख को प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। 50,000 के करीब लोगों को इनवाइट किया गया है, वहां पर आ सकते हैं। 3 डाइस बनाए जाएंगे, एक पर प्रधानमंत्री रहेंगे और तमाम केंद्रीय मंत्री रहेंगे, दूसरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे और तीसरी पर जो कार्यकर्ता हैं उनको सम्मानित किया गया है। ये पहली बार है लालचंद के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको डाइस पर सम्मानित किया गया है। असली हीरो वही है, जुड़े लोग हैं, जीत के असली हीरो भी वही हैं, जीत के असली हीरो भी वही हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज और शब्बीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आगे आप लोगों से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आज की खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। ये कर्नाटक में बुरी फंस गई है कांग्रेस, क्योंकि 2 बड़े नेता, वहां के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार के बाद जमीनें लौटा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कई सवाल है, करेंगे इस पर खास चर्चा। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। स्वागत है ब्रेक के बाद। DD न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले ही हमने बताया था कि आज की खास चर्चा खास मेहमानों के साथ होने वाली है कि कर्नाटक में जिस तरह से मामले उठे हैं, तो कांग्रेस के ऊपर ऐसा लगता है कि डबल संकट आ गया है। वहां के मुख्यमंत्री फंस गए हैं कर्नाटक के, और साथ में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हैं वो और उनके परिवार के ऊपर भी जमीन घोटाले का आरोप है। और खास बात क्या है कि दोनों परिवारों ने, मुख्यमंत्री के परिवार ने भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार ने भी, जमीन को लौटाने की पेशकश की है, वही जमीन जिन पर घोटाले का आरोप है। तो किस तरह से बुरी फंस गई है कांग्रेस, उसी की हम आज खास चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिद्धारमैया के बारे में। मुडा जमीन घोटाला का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें वो लौटाने की पेशकश की थी। लेकिन अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विवादों में गिर गए। कर्नाटक में CM सिद्धारमैया की कुर्सी पर आज तो आई है, और पत्नी ने जमीन वापस कर दिया, सिद्धारमैया जी की पत्नी ने। अब खड़गे परिवार बेंगलुरु के एरोस्पेस पार्क की बेशकीमती जमीन सरेंडर करने के लिए चिट्ठी लिख रही है। तो सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी जब CM सिद्धारमैया को मैसूरू अथॉरिटी से मिले 14 प्लॉट को सही डील बता रही थी, तो फिर अचानक इस डील में ED के आने के बाद से प्लॉट्स वापसी की नौबत क्यों आ पड़ी? और खड़गे जी के जो पुत्र हैं
उनकी संस्था को कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट की तरफ से बेंगलुरु में 5 एकड़ जमीन हाई सिक्योरिटी एरिया में आवंटित की गई थी। तब कांग्रेस सरकार ने इसे नियम के तहत बताया था, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने लोकायुक्त पुलिस में साक्ष्यों के साथ इसकी शिकायत दर्ज करवा दी, तो आंच अब सीधे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंच गई। तो अब बीजेपी को मौका मिला, नैतिक आधार पर तुरंत इस्तीफे की मांग कर रखी है। बीजेपी का आरोप है कि आखिर कांग्रेस को जमीन से इतना प्रेम क्यों है, और क्या इस तरह से जमीन घोटाले वाली जमीन को वापस करने से कोई दोष मुक्त हो जाता है क्या? सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचार का मामला कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर ला रखा है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान से निराशा क्यों झलकती है? कर्नाटक की एक सभा में खड़गे जी ने कहा था कि बीजेपी आतंकवादियों की पार्टी है। उन्होंने बीजेपी पर हिंसा और पिटाई का आरोप लगाया, तो बीजेपी इसे हताशा भरा बयान मान रही है। आरोप है कि आतंकवादियों को समर्थन करने वाली कांग्रेस हिंदू समाज पर अनर्गल टिप्पणी करती ही रहती है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर काफी चर्चा हुई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने फेवर में हवा मानकर बैठी हुई थी। उधर किसान नेता और बीकेयू के प्रमुख गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि हमने तो किसान आंदोलन के जरिए हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ खूब माहौल बनाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ही इसका फायदा नहीं उठा सकी। खुद बीकेयू नेता की चुनाव में जमानत जब्त हो गई। जाहिर है कि किसान आंदोलन से लगातार सड़क जाम रहा, लोगों को परेशानी हुई और इन नेताओं के मोटिव को लोग जान चुके थे। शायद कांग्रेस ये समझ नहीं पाई। तो चडूनी का आरोप है कि किसान आंदोलन ने कांग्रेस के लिए जमकर काम किया, लेकिन एक भी नेता को टिकट तो हुड्डा ने दी नहीं। अब सवाल यह भी है कि लोगों को फ्री बी के झांसे में कांग्रेस पार्टी अगर एंटी इनकम्बेंसी को ही जीत का सूत्र मानती है, लेकिन ये भूल जाती है कि जनता तो सब कुछ याद रखती है कि 10 साल पहले की भी सरकार कैसी थी, क्या हो रहा था, पर्ची खर्ची कैसे चलती थी। तो इन सब के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा तो आतंकवादियों की पार्टी है। उन्होंने भगवा पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लोगों के खिलाफ हिंसा और पिटाई करने और SC/ST पर अत्याचार करने का भी गंभीर आरोप लगाया। तो जो बुद्धिवादी है, प्रोग्रेसिव, उसको अर्बन नक्सल बोलना, कांग्रेस है उसको बोलना, ये उनकी आदत है। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है। लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं, ट्राइबल लोगों को लाके रेप करते हैं। तो टेररिस्ट पार्टी तो उनकी है, और जो लोग करते हैं उन लोगों को ये लोग सपोर्ट करते हैं। तो वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि लगातार मिल रही हार की हताशा और निराशा में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वैचारिक दिवालियापन का शिकार हो रहे हैं और ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के अर्बन नक्सल्स होने के जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो भाजपा को आतंकी कहने का बयान आया, कांग्रेस की इसी हताशा और वैचारिक शून्यता को दर्शाता है। कांग्रेस बताए संसद पर हमला करने वाले दोषी आतंकी अफजल गुरु की फांसी को रुकवाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे किस किस ने खटखटाए थे? बाटला हाउस एनकाउंटर में हुई आतंकियों की मौत पर कौन फूट फूट कर रोया था? कांग्रेस बताए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल किसने उठाए थे? हर दिन भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाला पाकिस्तान कांग्रेस का हमदर्द कैसे है? कांग्रेस बताए उसने चीन की सत्ताधारी पार्टी से MOU साइन क्यों किया और वो MOU क्या है? कांग्रेस ये भी बताए कि जब धारा 370 पारित हो रही थी उस समय कांग्रेस विरोध में क्यों खड़ी हुई थी? मेरी कांग्रेस अध्यक्ष सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से और कांग्रेस के अन्य नेताओं को भी एक सलाह है कि वो कुछ भी बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। खड़गे जी, हरियाणा की हार पर आपको एक आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। तो JP नड्डा ने एक साथ कई सवाल कांग्रेस पर दाग दिए और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा आतंकियों के पक्ष में खड़ी रही है। भाजपा नेता ने राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोहब्बत की दुकान कब से गैर कानूनी प्रॉपर्टी की दुकान हो गई। कांग्रेस पार्टी थी
जो महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित थी, और आचार्य विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन चलाया था। आज राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के विचारों से प्रेरित ये कांग्रेस पार्टी है जो भू हड़प आंदोलन चला रही है। तो ये कांग्रेस का नैतिक पतन है, भूदान से लेके भू हड़प तक। राहुल गांधी जी से साफ सवाल है कि आपकी मोहब्बत की दुकान ये इलीगल प्रॉपर्टी डीलर की दुकान में कैसे तब्दील हो गई मेरे भाई? अभी तक तो उसमें नफरती सामान मिलते थे, जहर बुझे सामान मिलते थे, अब ये इलीगल प्रॉपर्टी की दुकान भी हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बिल्कुल आमने सामने है, लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें कर्नाटक से काफ़ी बढ़ गई हैं। कर्नाटक से जिस तरह दो बड़े मामले आ गए ज़मीन वापसी के, तो मुश्किलें तो बढ़नी लाजिमी है ही। इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुधा आर हलकई जी, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। साथ में दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक, जो कांग्रेस के समर्थन में बड़ी मजबूती से बात रखते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत दुष्यंत जी। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी तो हमारे साथ स्टूडियो में हैं ही, उनसे चर्चा को विस्तार भी देता हूं। विनोद जी, चलती रहती है पार्टियों के बीच, जाहिर सी बात है कि हमला प्रति हमला, वार पलटवार, ये सब तो चलता रहता है। लेकिन ये जो दो बड़े मामले कर्नाटक से निकल कर आ गए जमीन वापसी के, पहले सिद्धारमैया जी के परिवार ने वापस किया, अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी के परिवार वापस कर रहे हैं। इन दोनों मामलों ने कांग्रेस को कहीं ना कहीं बड़ा धक्का दिया है, कर्नाटक से लेकर के दिल्ली तक। लाल जी, जो आपकी रिपोर्ट से मैं देख रहा हूं और मल्लिकार्जुन खड़गे का जब ये बयान देख रहे हैं कि कर्नाटक से ही उनका ये बयान आया है, तो ये लगता है कि उनका जो डबल स्टैंडर्ड है करप्शन को लेके, वो शायद लोगों में एक्सपोज हो गया है। मैं डबल स्टैंडर्ड इसलिए कहता हूं कि 2 साल पहले, अभी सुधा जी ज़्यादा बेहतर बताएंगे इसको, कि बीजेपी की जब सरकार थी बोमई साहब की, तो उनके एक एमएलए के कुछ घूस लेते हुए पकड़ा गया था, याद होगा आपको। एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने आरोप लगाया था, आरोप लगाया था, और उसके बाद वो पूरा एक कैंपेन कांग्रेस पार्टी ने चलाई थी उस समय में 40% कट का, और पूरा इलेक्शन घूम घूम के बोमई साहब का रिजिग्नेशन सीएम के मांगते हुए नैतिक के आधार पर उनका अभियान शुरू हुआ था, और लोगों के बीच में एक बड़ा कैंपेन किया था इस भ्रष्टाचार। उससे पहले येदियुरप्पा जी का एक एमएलए के उसके इस तरह के जो किक बैकिंग का था, और एक एमएलए का जो कट का मामला था, वो सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ था। वो पूरा इलेक्शन का एक, आप सोचिए कि टर्निंग पॉइंट था पूरे कैंपेन का। तो आप जिस पार्टी के नेता होके वहां जिस तरह कैंपेन को लीड कर रहे थे, और खुद जब आज आप पे आरोप लगा और बीजेपी के नेता 5 एकड़ जमीन जो आपके परिवार को हाई सिक्योरिटी एरिया में बेंगलुरु में आईटी का वो हब है जी, वहां आपके बेटे के ट्रस्ट को अगर 5 एकड़ की जमीन मिलती है तो सवाल तो उठना लाजमी है। बिल्कुल। और जैसे ही 300 पन्ने का सबूत के साथ कर्नाटक के लोकायुक्त पुलिस में बीजेपी के एक जो ऑफिस बेरर है वहां पहुंचते हैं, तो आज उसका हश्र देखिए कि पूरा परिवार आप खड़गे जी को बचाने में लगा हुआ है। तो बीजेपी का ये सवाल जो नैतिकता की बात की कहे है, तो वो तो सामना बनता है। आपका ही ये डबल स्टैंडर्ड अगर नहीं हो, तो इसी नैतिकता की बात करके आपको सीएम सिद्धारमैया को भी रिजाइन करना चाहिए। जो आप इतने दिन से मुडा स्कैम के 14 प्लॉट को आप बता रहे थे कि ये फेयर डील है, जो लैंड स्वैप का मामला था, तो वो उसको अगर आप मान रहे थे, तो उनकी पत्नी ने क्यों वापस कर दी सारी जमीनें? अगर ये जमीन, अगर खड़गे साहब के परिवार को एकदम फेयर डील था जी, तो फिर वो जमीन क्यों आपने वापस कर दिया? अगले अभी जैसे ही जांच की बात शुरू हुई, तो सीधा सीधा माना जाएगा कि जब आपकी चोरी पकड़ी जाती है तब आपका गेम दूसरा हो जाता है, और जब तक नहीं पकड़ी जाती है तब तक आप नैतिकता की बात करते हैं। बिल्कुल। तो इस मामले में कांग्रेस बुरी तरह फंसी हुई है, और उसमें पार्टी के अध्यक्ष भी और सीएम सिद्धारमैया भी। ठीक है दुष्यंत जी, आप मुस्कुरा करके, जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कई बातें रखने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं, मैं थोड़ा सा पीछे से लेके चलता हूं। देखिए, दिल्ली में शराब घोटाले का आरोप लगा, नीति वापस ले ली, मामला दवा नहीं, ठीक है। अभी एक एमएलए का कर्नाटक का जिक्र विनोद जी कर ही रहे थे, येदियुरप्पा जी का इस्तीफा खुद कांग्रेस ने क्या बोल करके लिया था वो हम सब जानते हैं। इस तरह से एक के बाद एक जिस तरह से कांग्रेस को
दो नेताओं को, दो परिवारों को जमीन वापस करनी पड़ी दुष्यंत नागर जी। मामला ये दबेगा नहीं, मुझे तो लगता है और ज्यादा ये जो है और ज्यादा लोगों की नजर में आएगा कि भाई कुछ गड़बड़ हुआ था तभी तो वापस किए जमीन। और अब तो बात खाली कर्नाटक तक नहीं, बात दिल्ली तक आ गई, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार खुद जमीन लौटा रहे हैं। दुष्यंत जी धन्यवाद सर, आपने अवसर नमस्कार दिया। नमस्कार। देखिए मैं दो बातें कहना चाहता हूं जी। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से सत्ता में रही है, कांग्रेस के ऊपर बहुत से आरोप लगे हैं, लेकिन आज भी ये आरोप लगे कांग्रेस के दो नेताओं के ऊपर। और भारतीय जनता पार्टी को अगर कुछ लगता है कि कहीं कुछ असामान्य है तो उनको बढ़ चढ़ के आगे आके मुद्दा उठाना चाहिए। मैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद भी देता हूं। ठीक। अब कांग्रेस पार्टी ने शुचिता का ध्यान रखते हुए, राजनीतिक शुचिता का, दोनों नेताओं ने वो दोनों जमीनें वापस कर दी। भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो शुरू करते हैं नेहरू जी के समय से जीप घोटाला और बोफोर्स और सब एक लंबी लिस्ट गिनाते हैं, लेकिन किसी में कभी किसी को कोई आरोप साबित नहीं हुआ, किसी को सजा नहीं हुई। 2G घोटाले तक का ये इतिहास है। येदियुरप्पा जी का कैसे इस्तीफा ले लिया था सर? येदियुरप्पा जी का इस्तीफा कांग्रेस ने कैसे, मैं वही थोड़ा सा बीच में खाली सबमिशन दे देता हूं, येदियुरप्पा जी का कैसे इस्तीफा लिया था? आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं, आप बोलिए पहले दुष्यंत जी पूरा कीजिए। डॉक्टर सुधा आपके पास आ रहा हूं। प्रथम दृष्टा सबूत थे, मैटर था, तो उनसे इस्तीफा मांगा, उन्होंने इस्तीफा दिया। ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता, एक कोयला मंत्री दिलीप रे और बंगारू लक्ष्मण, दोनों के ऊपर आरोप सिद्ध हुए हैं। कांग्रेस के किसी नेता पर आज तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने कहा था जब राफेल का मामला उठा था कि डील कैंसिल करिए, लेकिन भाजपा ने डील कैंसिल नहीं की। यहाँ कांग्रेस के नेताओं का क्या कह रहे हैं सर? कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बेल पर हैं। नागर जी आप फेक नैरेटिव बताया। राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आपके नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई थी। आप ये सब चीज बेकार। आप सर मिश्रा जी बड़े बड़े नेता बेल पर हैं सर। अरे तो क्यों अब ये झूठ की खबर? देखिए आप दूरदर्शन पर बैठते हैं तो कम से कम ये झूठ की खबर तो मत लाइए। ठीक है। राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई तब राहुल गांधी ने कैसे माफी मांगी? माफी तक मांगनी पड़ी। सही बात। क्या सर आप लोग कभी राफेल के मामले में कोई जांच हुई क्या सर? तो बिना जांच और बिना तथ्यों को देखे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया सर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिना जांच पड़ताल के ही आ गया सर। मैं आता हूं आपके पास। सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर सुधा, ठीक है डॉक्टर सुधा, दुष्यंत जी कह रहे हैं कि देखिए येदियुरप्पा जी का मामला अलग था और सिद्धारमैया जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मामला अलग है, दोनों एक जैसा नहीं है। बताइए। अब इन्होंने नेहरू जी का जिक्र कर दिया है तो मैं भी थोड़ा पीछे इतिहास में जाना चाहूंगी और दुष्यंत जी को याद दिलाना चाहती हूँ। इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी, इन्होंने इमरजेंसी को लागू किया था अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जब उनके ऊपर एक एलिगेशन आया था और उन्होंने माध्यम को पूरा क्लोज किया था। मतलब उन्होंने उसको एब्सोल्युटली the media didn't have any rights, उसको दबा के रखा था। तो कांग्रेस का ये इतिहास है इंदिरा गांधी से लेके अभी सिद्धरामैया को भी ले लीजिए। जो पिछले इनके जो गवर्नमेंट थे उन्होंने वहां पे लोकायुक्ता की तरफ से 100 से ज्यादा केसेस सिद्धरामैया की कांग्रेस लीडर्स के ऊपर था और इसमें से ज्यादा 64 केसेस खाली सिद्धरामैया के ऊपर ही थे। इन्होंने क्या किया है? कांग्रेस का ये इतिहास है कि या तो ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दबा के रखते हैं और ये उनको दबा नहीं सकते तो उनको पूरा खत्म कर देते। तो ऐसे थे, इन्होंने लोकायुक्ता को पूरा कर दिया और एबीपी को लेके आए थे। और अभी जो कर्नाटक में चल रहे हैं जैसे घर वापसी बोलते हैं ना, तो ऐसी साइट वापसी का इनका जो मानसून चल रहा है अभी, तो इनका क्यों, अगर ये लोग करेक्ट है, जो फ्लोर ऑफ द असेंबली में सिद्धरामैया चीख के बोलते हैं कि मैं सफेदी की चमकार हूं, मेरे ऊपर कुछ भी एलिगेशन नहीं है, तो लोकायुक्ता को इन्होंने क्यों बंद किया? और अभी जो वाल्मीकि निगम का जो घोटाला हुआ है 187 करोड़ का, इन्होंने 87 करोड़ का उन्होंने खुद फ्लोर ऑफ द असेंबली में एक्सेप्ट किया है कि हाँ हम लोगों की तरफ से ये हुआ है। सिद्धरामैया को हाँ, तो अभी तो ये मूड केस में आप खाली ले लीजिए। पहले तो इन्होंने किया कि ये इट इज करेक्ट, हम लोगों ने कुछ भी कपला नहीं किया मूडा के केस में। तो इन्होंने क्यों सीबीआई इंक्वायरी के लिए ओपन जो कंसेंट है सीबीआई इंक्वायरी का उन्होंने क्लोज किया? क्यों
ठीक है इसमें डॉक्टर डर सुधा। था कि मूडा के साथ ये वाल्मीकि निगम का अभी जांच पड़ताल होगी, तो इसके लिए, और अभी जब ईडी आती है तो ये इमीडिएटली साइड वापस कर देते हैं। कह रहे हैं कि अब तो लौटा रहे हैं, अब क्या मामला? मैं बोलती हूँ खड़गे जी का इतिहास, दुष्यंत नागर जी ये कह रहे हैं 50 इयर्स का इतिहास है कल्याण कर्नाटका में। ठीक है। दलित यहाँ के भाई बहन जो है डॉक्टर सुधा, और सभी लोग कल्याण कर्नाटका के 50 इयर्स इन लोग का स्वागत है। डॉक्टर सुधा, मैं आपकी बात रख रहा हूं, दुष्यंत नागर जी आप ही की बात उनके पास रख रहा हूं। डॉक्टर सुधा वो कह रहे हैं कि अब तो लौटा दिया, अब कहां मामला बनता है, लौटा दिया, बात खत्म। डॉक्टर सुधा क्यों नहीं लौटाए? तो चिट्ठी क्यों लिखी नहीं? सिद्धरामैया की बीवी जी ने क्यों चिट्ठी लिखी कि हमको जो साइट है वो उसके बदले में प्राइम एरिया जो साइट है विजयनगर का वो चाहिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के वो फैमिली ड्रेस को मैं पूछती हूँ, जहाँ से आप इलेक्ट होके आते हैं, जहाँ पे आप एमपी है, एमएलए है, एआईसीसी के प्रेसिडेंट है, आपके जो ब्रदर इन लॉ उनको ही एमपी का टिकट दिया जाता है, आपके बेटे जो है कैबिनेट मिनिस्टर है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है, और कल्याण कर्नाटका को जो बोलते हैं इट इज आर्टिकल 371J। मतलब ये पिछला हुआ इलाका है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन पूरा 27 जगह पे था पिछले साल, मतलब जब बीजेपी था। अभी तो 34 प्लेस पे आ गए एसएसएलसी का रिजल्ट। तो कांग्रेस पार्टी क्या करे? दुष्यंत नागर जी इन बैंगलोर जो डिफेंस एयरस्पेस में कल्याण दुष्यंत नागर जी का जवाब। और सिद्धार्थ विहार जो है ये धार्मिक इंस्टीट्यूशन, धार्मिक रीजन के लिए इनका ट्रस्ट जो बुद्ध विहार बनाया गया है, दुष्यंत नागर जी दीजिए जवाब। साथ कुछ भी लेना देना यही नहीं। पिछले सिद्धारमैया जी की पत्नी को जो भूमि का आवंटन हुआ वो सरकारी भूमि का आवंटन नहीं हुआ, वो मुख्यमंत्री की कृपा से या अनुकंपा से आवंटन नहीं हुआ, वो उनकी कृषि भूमि जो उनको अपने भाई से, अपने मायके से और उनसे कितनी गुनी कीमत की दी गई। अधिग्रहण के उपरांत नियम पूर्वक भूमि का आवंटन हुआ। जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम का एक कानून है, नियम है। अन्नदाता रहता है, अक्षरदाता रहते हैं, कितने की इंस्टीट्यूशन थे जहाँ ये लोगों को एजुकेशन दिया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है, क्या किया है इनके परिवार में? विनोद जी को जोड़ना चाह रहे हैं। हड़प पे हड़प, एक के बाद एक लैंड। नागर साहब जी का बेदाग जीवन है, नागर साहब विनोद जी कुछ जोड़ रहे हैं। अरे नागर साहब, दुष्यंत नागर जी विनोद जी कुछ जोड़ रहे हैं, फिर जवाब दीजिए। नागर साहब ये बेदाग छवि क्या? सुधा जी अच्छा क्या है? सुधा जी लौटता हूं। सुधा जी आप 5 एकड़ लेने से पहले सुधा जी लौटता हूं। डॉक्टर सुधा लौटता हूं। सुधा जी एक मिनट सुधा जी, जरा इनका जो सवाल है मैं थोड़ा सा उनको क्लियर कर दूं नागर साहब का, कि नागर साहब कह रहे हैं बेदाग छवि का ये सर्टिफिकेट शायद कांग्रेस पार्टी या आप जैसे हमारे जैसे लोग नहीं दे सकते हैं। बेदाग छवि का जो सर्टिफिकेट है वो कोर्ट के जिम्मे रहने दीजिए। बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जमीन के बदले जो जमीन आप कह रहे हैं यहीं से तो मामला शुरू हुआ है। कम से कम आप लोग एक जो आपके प्रेस रिलीज से लेके आप सारे लोग जिस तरह से अपना नैरेटिव शुरू करते हैं, अब एक मिनट सुन लीजिए आप। अब आपको मैं बताता हूं ना, उसका फैक्ट्स तो सुन लीजिए, उसके बाद आप अपना कमेंट दीजिएगा। सुधा जी जवाब देंगे। ठीक है। फैक्ट्स ये है कि मैसूर अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो जो स्वैप का मामला है कि सिद्धारमैया के फैमिली को उनके ससुराल सिद्धारमैया के माने उनकी वाइफ के जो भाई है उनसे दिया गया दान की जमीन है, जो गांव की जमीन है। उसको जमीन को पहली बार तो वहां पे जब लैंड अथॉरिटी ने कहा कि हम इस जमीन का अधिग्रहण करेंगे, बाद में जो लैंड अथॉरिटी ने कहा कि इस जमीन की हमें कोई जरूरत नहीं है, जमीन छोड़ दिया बाकी लोगों का। सिद्धारमैया की जितनी जमीन अधिग्रहण हुई थी उसको वापस नहीं कराया, बाकी सारे लोगों का कर दिया। बिल्कुल। अब उसकी जमीन के बदले में जो सुधा जी बता रही थी उसको मैं आपको हिंदी में समझाता हूं कि उन्होंने वो उस जमीन के गांव की उस जमीन का जो उसमें लैंड अथॉरिटी में उनका गया था उसके बदले में 14 प्लॉट मैसूर अथॉरिटी के सबसे वीआईपी इलाके में लिया था। पता इस सब चीज की जानकारी रखिए। 5,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला है। कितनी गुनी कीमत। सीधे एक झटके में सिद्धारमैया के परिवार को 75 करोड़ का फायदा मिला था। ये उस समय की बात कर रहा हूं जिस समय में वो डिप्टी सीएम थे। बिल्कुल। और इस समय में आप जरा जानकारी ले लीजिए कि उनका एक बेटा जो है सिद्धारमैया का,
वो खुद उस डेवलपमेंट अथॉरिटी में अब खुद मेंबर है। आप ये इस चीज मुडा में तो आप ये देखिए कि इस तरह के 60 गांठ से, इस तरह की चीजों से मैनिपुलेट करके आप जमीन हड़पते हैं। ठीक है, इसीलिए आज बीजेपी के प्रवक्ता जो सुधांशु जी कह रहे थे कि भाई कांग्रेस पार्टी है या प्रॉपर्टी डीलर की पार्टी है ये। बिल्कुल। दुष्यंत नागर जी का जवाब, दुष्यंत नागर जी काउंटर कीजिए। उनका तो सेल्फ डेवलपमेंट का मुद्दा है ना, परिवार और सेल्फ डेवलपमेंट का मुद्दा है। मैडम सुन लीजिए, मेरा नंबर है। डॉक्टर सुधा जी, दुष्यंत नागर को सुन लीजिए, फिर आता हूं। उठाइए। देखिए, जो भूमि का आवंटन हुआ वो मैसूर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत किया गया। मैं स्वयं नोएडा में रहता हूं, मैं किसान हूं, मुझे भी मेरी जमीन भी अधिग्रहण हुई है और मेरे को भी प्लॉट का आवंटन सेम पैटर्न पे हुआ है। और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं है, 1989 से कांग्रेस। अरे तो बिल्कुल सही है, तो वापस क्यों कर रहे हो भाई? वही तो सवाल है, वापस करके तो आपने और स्वीकार कर लिया दोनों मामलों में, दोनों मामलों में और ज्यादा स्वीकार कर लिया ना। उन्होंने राजनीति के उच्च मानदंडों का पालन करते हुए जमीन वापस कर दी। ठीक है, ठीक है, मैं जरा एक चीज और इस डिस्कशन में लेकर आता हूं, फिर बात करता हूं। दरअसल जैसा हमने बताया आपको कि जो तथाकथित किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, उन्होंने कहा कि हमने तो पूरा बढ़िया से पिच वगैरह बिछा दिया था, लेकिन कांग्रेस खेल ही नहीं पाई, तो कांग्रेस की क्षमता पर सवाल उठाएं। जरा सुन लीजिए उनको। मैं ये मानता हूं कि जो भूपेंद्र हुड्डा है वो अति बुद्धिहीन है। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में, वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। किसान, चलो मेरे को नहीं दी थी, दूसरे 2 किसान लीडरों को दे देता, कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी, बीजेपी। वैसे किसानों की तो हमने कांग्रेस नजदीक नहीं लगाती, पर कहाँ जाएंगे ये। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कांग्रेस हाईकमान को कि अब भी जो विपक्ष का नेता बनाना है वो भूपेंद्र हुड्डा को ना बनाए, क्योंकि पिछले 10 सालों में भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। किसान यूनियन ने विपक्ष की भूमिका निभाई थी, भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। और अगर आगे भी ऐसा रहा तो फिर आगे भी मत उम्मीद करना कि कांग्रेस का राज आएगा। विनोद जी, आ गई असलियत सामने, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। ये मैसेज आपके लिए ही है। एक बात और जोड़ देता हूं, एक बात और। ऐसा ही बयान योगेंद्र यादव ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले दिया था कि हमने तो बड़ा अच्छा पिच बिछाया था, अब कांग्रेस और अखिलेश यादव खेल ही नहीं पाए, तो हम क्या करें। दुष्यंत जी, ये डुप्लीकेसी, आप ये दुष्यंत जी आप एक बार सुन लीजिए, आपका कमेंट आ रहा हूं दुष्यंत जी, आ रहा हूं, विनोद जी का कमेंट लेके आप लोगों की डुप्लीकेसी जो है, आप लोगों की डुप्लीकेसी को ये चढ़नी जी भारतीय किसान यूनियन के ये अध्यक्ष हैं, हम इनको एक सम्मानित किसान नेता कह सकते हैं। इन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस पार्टी कोई विपक्ष की भूमिका में 10 साल थी ही नहीं, उनके बदले ये किसान नेता वहां विपक्ष की भूमिका में आ गए थे। और अभी आप देखिए जिस 2 साल से जो आप जिस तरह के धरना प्रदर्शन, जिस तरह के आप रोड ब्लॉक, जिस तरह के किसान बॉर्डर पर तो आज भी बैठे हुए हैं, यहाँ से लेके आप राकेश टिकैत का आप देखिए, हर इलेक्शन में ये जो आंदोलन जीवी हैं, आपको हर इलेक्शन में इनका चेहरा दिखेगा, अन्नदाता किसान नेता के नाम से। आज उसको एक्सपोज किया है चढ़ूनी जी। बिल्कुल, बोलिए। बड़े नेता है, छोटे नेता नहीं है, लेकिन इनको ये जनता ने इनको सबक सिखाया। 1100 वोट दिया था जब ये खड़े हुए थे अभी, और इनकी जमानत जब्त हो गई, जनता समझ गई सारा खेल। ये आप ये देखिए कि उन्होंने एक चीज को माना कि ये पूरा किसान आंदोलन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की प्रायोरिटी थी। लेकिन ये तो ये बात तो तर्क इसलिए दे रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका में तो हमको खड़ा किया, दिल्ली आपने 1 साल बंद किया है पूरा बिल्कुल के सड़क तक। वो जो ये जो पाप है ना उसका धड़ा फोड़ दिया है चढ़ूनी जी। जो बात ये आज मान रहे हैं, जो बात चढ़ूनी जी आज कह रहे हैं, किसान आंदोलन की साजिश को उसने एक तरह से बेनकाब कर दिया है। जो बात चढ़ूनी जी आज स्वीकार कर रहे हैं ना, जनता उसको बहुत पहले समझ चुकी है और इसीलिए उस तरह की वोटिंग करती है। दुष्यंत नागर जी, दुष्यंत नागर जी का टेक। दुष्यंत नागर जी, देखिए, पहले तो मैं विनोद जी के पूरे कथन का खंडन करना चाहता हूं। इन्होंने पाप कहा, अपराध कहा, स्वयं अरे अब 2 साल तक आप दिल्ली के सांस बंद किए हुए थे, कितने लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को दिक्कत होती है, घंटों लोगों को घर जाने में लगता था, हमला कर दिया, किसी भी आईटीओ में आकर पुलिस वाले पर हमला कर दिया। आपने पाप किया, लाल किला पे राष्ट्रीय ध्वज का जो राष्ट्रीय स्मारक है, अब और क्या करेंगे? जाके आपने क्या चढ़ूनी जी उसको अब और क्या करते हैं उस पाप को? देखिए सर,
हमारी भी बात सुनिए, सुनाइए। हमारी बात को दबाने का प्रयास मत करिए। नहीं, बोलिए, पहली बात तो क्लियर ये हो जाती है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कानूनों को वापस लिया। पहली बात तो ये साबित हो जाती है कि ये तीनों कानून गलत थे। और दूसरी बात जो कहा जा रहा है कि किसान नेताओं ने पिच बनाई, नहीं, इससे ये साबित नहीं होता, क्योंकि कई बार ना लोगों के मूड को देखते हुए वापस लिया जाता है। ठीक है, माननीय बोल लेने दीजिए। श्री राहुल गांधी जी ने पंजाब से दिल्ली तक किसान ट्रैक्टर यात्रा निकाली। सबसे पहले इन तीनों कानूनों का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया था, आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया था। उसके बाद में किसान संगठन बहुत सारे आए। आप याद करिए, पार्लियामेंट जाने का प्रयास किया था। लेकिन चढ़ूनी जी आपकी क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस की क्षमता पर। कहाँ है जब 1200 से उठा सकते हैं, नेता हैं, उनको टिकट चाहिए था, वो टिकट नहीं दिया। देना चाहिए था, जब आपके लिए उतना अच्छा पिच बिछाया उन्होंने तो दे देते 2-4 टिकट, क्या दिक्कत है? मैं मानता हूं उनको टिकट मिलना चाहिए था भाई। आपके लिए उन्होंने इतना काम किया, इतना अच्छा पिच तैयार किया, 2-4 बॉल वो भी फेंक लेते तो क्या दिक्कत है? बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट हैं जिनकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी के मेल खाती है, उनको टिकट दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई उनकी डिमांड गलत नहीं है। भाजपा तो पूछती नहीं है, उन्होंने स्वयं कहा किसानों को कांग्रेस। डॉक्टर सुधा फाइनल कमेंट। डॉक्टर सुधा कुछ कहना चाह रही है। डॉक्टर सुधा, देखिए, कर्नाटक में ये लोग 25,000 करोड़ से ज्यादा जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, दुरुपयोग हुआ है, गारंटी इसको दिया गया है ST/SC फंड्स का, और 187 करोड़ का जो वाल्मीकि निगम का घपला हुआ है। मैं विष्णु जी से पूछना चाहती हूँ, यहाँ के जो बड़े नेता है, दलित नेता है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंक खड़गे जी कहाँ हैं? इसके ऊपर क्यों नहीं टिप्पणी दे रहे? जी ठीक है, आपका सवाल जायज है। जाहिर सी बात है, कर्नाटक से दिल्ली तक ये सवाल उठता रहेगा, हम भी लगातार उठाते रहेंगे। फिलहाल आज समय की कमी है। शुक्रिया डॉक्टर सुधा, शुक्रिया दुष्यंत नागर जी जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की हालत लगातार बिगड़ रही है, भूख हड़ताल पर हैं। ममता बनर्जी और उनकी सरकार उत्सव मना रही, करेंगे इस पर बात। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं DD न्यूज़ पर। इस वक्त अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल में जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भूख हड़ताल पर डॉक्टर्स का आज 10वां दिन है। बंगाल में दुर्गा पूजा की धूमधाम के बीच जूनियर डॉक्टर्स का भूख हड़ताल 10वें दिन में प्रवेश कर गया। सरकार पूजा व्यवस्था और फेस्टिवल मूड में है, लेकिन बेटी को इंसाफ को लेकर डॉक्टर्स का धरना जारी है। आज पश्चिम बंगाल सरकार के चीफ सेक्रेटरी से डॉक्टर्स एसोसिएशन की बातचीत होनी है। हालांकि सीनियर डॉक्टर्स का एक मार्च राजभवन को लेकर भी निकल रहा है। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में साथी डॉक्टर्स पिछले 2 महीने से आंदोलन पर हैं। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स को भूख हड़ताल के समर्थन में ऑल इंडिया डॉक्टर्स एसोसिएशन का भी समर्थन मिला है। आज फैमा ने कामकाज ठप करने की अपील की है। डॉक्टर्स एसोसिएशन का आरोप है कि उन्होंने सीएम ममता बनर्जी को चिट्ठी तो लिखी, लेकिन सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब ही नहीं मिला। डॉक्टर्स एसोसिएशन हॉस्पिटल में सुरक्षित माहौल चाहते हैं। अब और किसी बेटी के साथ इस तरह का बर्बर कुकृत्य ना हो, इसकी गारंटी सरकार कब देगी? अब तक 4 डॉक्टर भूख हड़ताल से बीमार हो चुके हैं। 9 अगस्त की घटना को लेकर कोलकाता में डॉक्टर्स ने 42 दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन सुरक्षा के नाम पर ममता सरकार अभी भी खरी नहीं उतर रही है। सवाल यह है कि जांच पड़ताल CBI कर रही है, जिस पर डॉक्टर्स को पूरा यकीन है, लेकिन हॉस्पिटल में तो डॉक्टर्स को काम पर लौटने के लिए आश्वासन ये तो ममता सरकार को ही देनी पड़ेगी ना, जो ममता सरकार दे नहीं रही है।
तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर मामले में हड़ताल पर बैठे लोगों ने कहा कि आज हड़ताल करते हुए हमें लंबा समय हो गया है, लेकिन यहां की सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है। It's very unfortunate that even on the 9th day, the government has not taken any positive steps about it. Neither they have come forward to discuss the matter to clear the impasses that have been created by this hunger strike. And we must also appreciate this simple fact that this is not a plain and simple hunger strike. It is a fast unto death. So this is, so to say, a very dangerous situation. And the boys and girls who have advanced into it had made it possible because of their own strength, mental strength. कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़ गए, उनसे अपडेट लेते हैं। दादा, सबसे पहले तो ये अपडेट दीजिए, क्या चीफ सेक्रेटरी से डॉक्टर्स की बात हो गई और हड़ताल को लेकर अभी क्या कुछ चल रहा है? लालचंद, मैं वही ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता था हमारे दर्शकों को कि जो चीफ सेक्रेटरी के साथ सीनियर डॉक्टर्स और अलग अलग संगठन की जो डॉक्टर्स है उनका जो मीटिंग खत्म हो गई बिना किसी नतीजे। अच्छा। डॉक्टर जो सीनियर्स है वो बाहर निकल के बताया कि सरकार की तरफ से कोई ऐसे आश्वासन नहीं दिया गया, कोई लिखित बयान नहीं दिया गया कि ये जो मांगे हैं कि सिक्योरिटी ठीक किया जाए या वहां पे ड्यूटी रूम बनाया जाए वगैरह वगैरह, इसके बारे में सरकार की तरफ से कुछ नहीं बताया गया। मतलब फिर से एक बिना नतीजे की मीटिंग जिसका कोई जरूरत नहीं था, ये पहले से ही डॉक्टर लोग अब जरा ये डिकोड कीजिए दादा और समझाइए हमें कि आखिर ममता बनर्जी डॉक्टरों की इस अनशन को, भूख हड़ताल को इग्नोर करने का अफोर्ड कैसे कर रही है, किस वजह से इग्नोर कर रही है इस तरह से? देखिए लालचंद, मुझे 1-1.5 मिनट टाइम दीजिए, मैं बता दूं कि इसमें दो चीजें हैं। एक तो है कि ममता बनर्जी का ये सोच है कि आंदोलन सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, बाकी सब बेवकूफ है, ये आंदोलन करके मेरे से मंगवा लेंगे कुछ, ये नहीं चल सकता बंगाल में। ये एक पर्सनलाइज्ड इगोइस्टिक अप्रोच है, नंबर 1। नंबर 2, अभी उनको ये समझ में आ गया कि एक बार अगर ये भूख हड़ताल आगे तक जाते रहे तो ये पूरा नेशनल इशू बन जाएंगे। पूरे देश में डॉक्टर की जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है, ये मेरे सर से निकलकर पूरे देश की समस्या बन जाएंगे, तब हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों कारण ये है, क्योंकि देखिए आज की ये जो सीनियर डॉक्टर की ये जो मीटिंग नाकाम रहने के कारण आईएमए और फेमा की तरफ से बताया गया था कि इस मीटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम आगे जाके कितना लॉन्ग टर्म एजुटेशन की तरफ जाए। तो मतलब एक लोकलाइज्ड इवेंट अब एजुटेशन अब नेशनलाइज्ड एजुटेशन बन गया है। वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सोचे या हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रसाद नड्डा सोचे, ये मेरा मामला नहीं है। तो यहाँ ये ममता की सोच है, क्योंकि जो मांगे हैं वो मांग पूरी करने के लिए ममता बनर्जी के पास पैसा नहीं है और पैसा नहीं है। जो कुछ भी अदालत के सामने बताया जा रहा है वो झूठ बताया जा रहा है। ये अदालत की जिम्मेदारी है कि झूठ का पर्दाफाश करे। ये जो 100 करोड़ रुपया की बताया जा रहा है ये सारे शैडो फंडिंग है, कोई पैसा ये सारे की सारे डोल पॉलिटिक्स में चला गया है। सरकार के पास डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है। लालचंद जी, दादा संक्षेप में ये भी बता दीजिए, हड़ताली डॉक्टर त्रस्त, ममता सरकार उत्सव में मस्त। बिल्कुल, कल दुर्गा पूजा की कार्निवल, ठीक है, दुर्गा पूजा हमारी यहाँ के हेरिटेज माना गया है, इंटेंजिबल हेरिटेज माना गया है। उससे इसमें ममता बनर्जी का क्या है, पूरे बंगाली का, ये पूरे भारत का ये एक हमारे प्राइड है। तो इस ममता बनर्जी इसको इस्तेमाल करते हुए कल रेड रोड में कार्निवल करेगी और डॉक्टर की तरफ से बताया गया है कि हम मानव श्रृंखल करेंगे। अब देखना इस बात की है कि एक तरफ कार्निवल, दूसरे तरफ मानव श्रृंखल, और उसके ऊपर से आईएमए और फेमा की तरफ से आज ये नाकाम मीटिंग के बाद फिर से क्या बताया जाता है। एक तो उनका जो 12 घंटा का भूख हड़ताल, ये तो पहले से आईएमए बता चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए इस खबर पर। जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी को जरूर इन चीजों को ध्यान देना चाहिए, स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 149वीं अंतर संसदीय
संघ यानी आईपीयू सभा को संबोधित कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष का आईपीयू सभा में यह संबोधन हो रहा है। सीधे लिए चलते हैं जेनेवा। In such a scenario, the effective use of science, technology, and innovation becomes all the more imperative to achieve the goal of global peace, equality, and sustainable development. Excellency, I'm pleased to inform the esteemed Assembly that India has successfully leveraged science, technology, and innovation to bring socio-economic changes in the lives of the people. Excellency, India has set a new world record with the participation of 642 million voters, including 312 million women voters in the 2024 general election held to elect members of Lok Sabha in the Parliament of India. In which there are 212 million voters. The world's largest democracy through the use of technology and electronic voting machine, the general election was concluded at more than 1 billion polling stations by 15 million personnel. Excellency, climate change is the most pressing problem in the world today. Intensive discussions have been held on all aspects pertaining to the issue in the Parliament of India from the time to time. Members of all political parties have participated in these discussions and put forth their views. Lifestyle for the Environment, Life movement launched by Honorable Prime Minister of India was discussed extensively in P20 summit held in New Delhi. Honorable Prime Minister initiated the idea of one sun, one world, one grid. OSOWOG in order to address the issue of climate change and energy security. In the last decade, India's renewable energy capacity has increased from 76 gigawatt to 203 gigawatt. Initiative like Green Hydrogen Mission, International Solar Alliance, Biofuel Alliance underline our commitment to address the problem. Excellency, I'm also pleased to inform the Assembly that India has given special incentives to innovation, technology, and entrepreneurship under Startup India. With 118 unicorns, India has become the third largest startup unicorn nation in the world. The valuation of these 110 unicorns is more than US $350 billion. Unprecedented advancement has been. ये सीधा प्रसारण आप स्विट्जरलैंड के जेनेवा से देख रहे थे, जहां पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला आईपीयू सभा को संबोधित कर रहे थे और भारत की जो समृद्ध संसदीय और लोकतांत्रिक परंपरा है उसका जिक्र कर रहे थे। आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।